जादुई नदी के दो रास्ते। बहुत समय पहले की बात है। बादलपुरी नामक गांव में श्वेता अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ रह रही थी। दोनों बेटियां रिम्पी और सिम्पी की देखभाल श्वेता अकेली ही अपने कंधों पर उठा रही थी, क्योंकि श्वेता का पति राकेश बहुत ज्यादा आलसी और निठल्ला किस्म का आदमी था। अपनी बेटियों का पालन पोषण श्वेता बहुत अच्छे से कर रही थी, क्योंकि श्वेता बुटीक का काम जानती थी और उसने घर में ही अपना काम डाल रखा था। श्वेता तरह तरह के डिजाइनर सूट सिलती, जिसकी वजह से उसका काम बहुत फेमस हो गया था और लोग उससे ही सूट सिलवाने आया करते थे। दोनों जुड़वा बहनें रिम्पी और सिम्पी स्कूल में एक साथ पढ़ा करती थी। उनकी क्लास में उनकी बहुत सारी दोस्त भी थी, लेकिन उसी क्लास में कुछ अमीर लड़कियां भी थी जो हमेशा मासूम और गरीब लड़कियों को परेशान किया करती थी। रिम्पी और सिम्पी दोनों अपनी दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रही होती है कि तभी एक अमीर लड़की शनाया अपनी दोस्त आरुषि के साथ आती है। तुम्हें पता है आरुषि, कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे आने वाला है और मेरे लिए मेरे पिताजी शहर से बहुत अच्छे और महंगे केक मंगवा रहे हैं। मेरे पिताजी ने अब की बार मेरे हर दोस्त को एक केक देने के बारे में सोचा है। अरे वाह, शहर से केक आने का मतलब समझते हो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के केक आने वाले हैं। शहर के केक का तो स्वाद ही अलग है। मैं तुम्हारे बर्थडे में जरूर आऊंगी। अरे वाह शनाया, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे पिताजी हैं जो तुम्हारी हर डिमांड पूरी करते हैं। एक हमारे पिताजी हैं जो काम से बचकर भाग गए। रिम्पी, तुम पिताजी की बुराई इन सबके सामने क्यों कर रही हो? ये सब हमारा मजाक ही तो बनाते हैं। इन्हें वैसे भी किसी की फीलिंग्स इमोशन समझ कहाँ आती है। अरे हमें सब समझ आता है, लेकिन तुम ये बताओ, तुम अपने बर्थडे में हम सबको बुलाओगी या नहीं? कैसी बातें कर रही हो शनाया? इनके बर्थडे में तुम हलवा खाने जाओगी क्या? ये तो खीर और हलवा बना लेते हैं, वही मीठा हो जाता है और वही केक बन जाता है। तुम्हारा बर्थडे होना और ना होना बराबर है। तुम्हें क्या ही अच्छा लगता होगा अपने बर्थडे पर? वही हलवा पूड़ी या खीर? अरे शनाया, बस पूछो मत। इनके यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। ये इस स्कूल में आकर पढ़ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। वो भी इनकी माँ इन्हें पढ़ा रही है। इसका बाप तो पता नहीं कहाँ भाग गया। तुम लोग ज्यादा मत बोलो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम लोगों की अकल ठिकाने लगा सकती हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा ये बकवास लेक्चर। तुम्हारा बर्थडे तुम्हें मुबारक हो, लेकिन हमारा मजाक बनाने का हक किसी को नहीं है। रही बात तुम्हारे बर्थडे में आने की, तो हम तुम्हारे बर्थडे में नहीं आएंगे और न ही तुम्हारे केक खाने में हमें कोई इंटरेस्ट है। इसलिए तुम्हें तुम्हारी केक मुबारक हो। और हाँ, हम हलवा और खीर खाकर अपना बर्थडे मनाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अरे ये तो बुरा मान गई। अरे रोने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाओ। सिंपली चुप हो जाओ। अरे रोने दो, इसमें भी अलग मजा है। मैंने कहा था ना रिम्पी, ये लोग हमेशा हमारा मजाक बनाते हैं। इन्हें हमारी इमोशंस और फीलिंग की कोई कदर नहीं है। ये सच में अमीर बिगड़ी हुई लड़कियां हैं, जिन्हें किसी के भी दुख से कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होती और न ही इनके अंदर इंसानियत है। सिम्पी को बहुत गुस्सा आता है और वो शनाया और आरुषि को दो दो थप्पड़ लगाती है। भाग रिम्पी जल्दी से। कैसे मारो तुमने? तुम तो स्कूल से हमारा नाम कटवा दोगी और माँ को हमारी अलग चिंता होगी। मैंने कहा था ना तुम्हें, पिताजी की बुराई करने की क्या जरूरत थी? वो दोनों लड़कियां ज्यादा बोल रही थी। मेरे को गुस्सा आ गया तो मैंने थप्पड़ मार दिया। अब चलो जल्दी से भागो। दोनों को पता है अच्छे से कि उन्होंने गलती करी है, इसलिए वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और न ही हमारी कंप्लेंट कर सकती है। लेकिन घर जाकर हम माँ को सब कुछ सच सच बताएंगे। दोनों जुड़वा बहनें घर पहुँचती है और अपनी माँ का मूड देखकर उसे सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर श्वेता हैरान हो जाती है। बेटा, मैंने तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि कोई कुछ भी कहे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। और तो क्लास में टीचर भी तो होगी ना, तुमने तो हद ही पार कर दी। माँ, हमें माफ कर दो, लेकिन अब तो हमने उनको थप्पड़ मार दिया। श्वेता अपनी बेटियों की बात सुनती है और उन्हें प्यार से समझाती है। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल आते हैं और वहीं शनाया आरुषि अपने मन में बदला लेने की भावना से आते हैं। लेकिन रिम्पी और सिम्पी अपनी माँ के साथ स्कूल में पहुँचते हैं। रिम्पी और सिम्पी की माँ रिसेप्शन से कॉल करवाकर शनाया और आरुषि को बुलाती है और कहती है, बेटा, मेरी बच्ची बिना बाप के साए में पली बड़ी है। तुम दोनों समझदार हो, तुम्हें माँ बाप का प्यार मिला है। मेरी बच्ची ने गुस्से में आकर तुम्हें थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं इनके साइड से माफी मांगती हूँ तुमसे। माफ कर दो बेटा, अब मेरी बच्ची तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। सनाया और आरुषि उनकी माँ के सामने उन्हें माफ कर देती है। लेकिन क्लास में जब चारों साथ जा रही होती है तो शनाया आरुषि दोनों मिलकर उन दोनों जुड़वा बहनों को अपने पैर से अटकाकर उन्हें जमीन पर गिरा देती है
और सिम्पी का मुंह जमीन पर लग जाता है, जिस वजह से बहुत खून बह जाता है। स्कूल के फ्लोर पर कोई नहीं होता जो उन दोनों बहनों की मदद कर सकता। तभी रास्ते से गुजर रही पिंकी परी उन्हें इस हालत में देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो उनके पास आती है और उन्हें अपने जादू से ठीक कर देती है। तभी सिम्पी रिम्पी हैरान होकर कहती है, आप कौन हो? मैंने आपको बादलों से आते हुए देखा है। मैं एक परी हूँ, तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। कैसी मदद? मैंने तुम दोनों को अपने जादू से ठीक कर दिया और मैं अपने जादू से तुम्हारा मन भी पढ़ सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घटित हर घटना से वाकिफ हूँ। अब मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, चलो मेरे साथ। जादुई परी दोनों बहनों को अपने साथ एक नदी के किनारे ले जाती है, जिसमें बीचों बीच 2 केक के रास्ते जा रहे होते हैं। रिम्पी, तुम्हें ये नजारा देखकर अजीब सा नहीं लग रहा? जादुई नदी के बीच में से 2 जादुई केक के रास्ते जा रहे हैं। एक सुनहरे केक का रास्ता है और एक चांदी का केक का रास्ता है। पता नहीं कहीं हमारे साथ गलत तो नहीं होने वाला, और क्या पता फिर से माँ को परेशानी में डाल दे। चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ही दोनों बहनें वहाँ से पीछे मुड़ती हैं कि तभी परी उन दोनों केक के रास्ते के बारे में समझाती है। ये 2 सुनहरे सोने और चांदी के केक के रास्ते हैं। तुम जो चाहो उसे चुन लो। ये दोनों ही अपनी अपनी खूबी में फेमस है। सुनहरा केक का रास्ता तुम्हें बहुत अमीर बना देगा और हो सकता है अमीर बनने के बाद तुम घमंडी भी बन जाओ, लेकिन चांदी के केक का रास्ता तुम्हें मिडिल क्लास फैमिली वाले जिंदगी जीने का मौका देगा और तुम्हारे अंदर लोगों की मदद करने की आदत बनी रहेगी और तुम जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहोगी, जैसे अभी मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। दोनों बहनें आपस में बातें करके चांदी के केक का रास्ता चुनती है और जैसे ही वो उस रास्ते पर जाकर खड़ी होती है, उनकी वेशभूषा बदल जाती है और वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। और फिर उस रास्ते पर उन्हें एक बहुत बड़ा चांदी के केक का घर मिलता है, जिसमें वो दोनों जाती है तो देखती हैं कि उसमें जरूरत की सारी चीजें रखी है। ये सब देखकर दोनों बहनें परी का धन्यवाद करती हैं और अपनी माँ को लेकर उस नदी के पास चांदी के केक घर में रहने लगती है। उस घर में रहने के बाद उन दोनों बहनों को बहुत कुछ मिलता है, जैसे सोने के सिक्के, ज्वेलरी आदि, जिसके बाद वो दोनों बहनें उसको बेचकर सुनार से पैसे ले लेती हैं और अपना एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा लेती हैं। वहीं उनकी माँ को अब बुटीक का काम करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब सभी हंसी खुशी अपने चांदी के घर में रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। परियों की नगरी जनकपुर में बहुत सारी परियां रहा करती थी। रानी परी विशाखा की 2 बेटियां थी, सोन परी और शेषा परी। सोन परी बहुत ही विनम्र और बहादुर थी, वहीं शेषा परी बहुत ही चालाक और दुष्ट थी। दरअसल शेषा परी विशाखा परी की सगी बेटी नहीं थी, वो रानी परी की सहेली आराध्या परी की बेटी थी। एक बार की बात है, विशाखा परी और आराध्या परी बगीचे में टहल रही थी। तभी पीछे से मोना डायन विशाखा परी पर आक्रमण कर देती है। आराध्या परी की नजर उस डायन पर पड़ जाती है और वो विशाखा परी को बचा लेती है, लेकिन आराध्या परी की वहीं मृत्यु हो जाती है। जाते जाते वो विशाखा परी से कहती है, बहन तुम मुझे वचन दो, तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी सोन परी की तरह ही प्यार करोगी और हमेशा उसका ध्यान रखोगी। वचन दो। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं शेषा परी की हर इच्छा को पूरी करूँगी। इधर शेषा परी अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार विशाखा परी को समझती थी। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूँगी, मैं तुम लोगों से अपनी माँ की मौत का बदला लेकर रहूँगी। अब देखना कैसे मैं इस पूरे परीलोक की रानी बनकर सबका जीना हराम करती हूँ। शेषा परी सबके सामने तो अच्छी बनकर रहती, लेकिन मन ही मन वो सबसे बहुत चिढ़ती थी। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब परीलोक के लिए नई रानी परी चुनने का वक्त आ गया। राजमाता, बहुत ही बड़ी दुविधा में हूँ कि अगली रानी परी किसे बनाऊं। मेरी दोनों ही बेटी बहुत बहादुर है। बहादुर तो दोनों ही है, लेकिन परियों की रानी बनना एक बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है और मुझे लगता है सोन परी ही परीलोक की अगली रानी बनने लायक है। ठीक है राजमाता,
लेकिन कहीं उस बच्ची को ये ना लगे कि वो मेरी सौतेली बेटी है, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। तभी उधर से शेषापरी आ जाती है। क्या बातें हो रही है राजमाता और मेरी प्यारी माँ में? अच्छा हुआ तुम भी आ गई। हम तुम्हारी माँ से अगली रानी परी के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओह वाओ, तो मेरा ये सपना अब सच होने जा रहा है। मैं इस परीलोक की रानी बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ माँ, आप बहुत प्यारी हो। आपने मेरा सपना सच कर दिया। राजमाता कुछ बोल पाती इससे पहले ही विशाखा परी कहती है, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, मुझे राजमाता से कुछ बातें करनी है। ये तुमने क्या किया? तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? नहीं राजमाता, आपने देखा नहीं शेषापरी कितनी खुश है और आप कह रहे हैं मैं उससे उसकी खुशियाँ छीन लूं। मेरे लिए तो दोनों बेटियां एक समान हैं। क्या फर्क पड़ता है, सोनपरी की जगह शेषापरी इस परीलोक की रानी बने। वो सब तो ठीक है, पर जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहा। ओहो राजमाता, आप ज्यादा मत सोचिए, हमारी शेषापरी भी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा लेगी। और फिर बड़े ही धूमधाम से शेषापरी का राज तिलक अगली रानी परी के लिए कर दिया जाता है। आज से इस परीलोक की नई रानी शेषापरी है और ये राजछड़ी जो सबसे ताकतवर है वो अब से मैं शेषापरी को देती हूँ और उम्मीद करती हूँ वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। उधर शेषापरी मन ही मन अपनी जीत पर खुश हो रही होती है। अब आएगा मजा। मूर्ख परियों, तुम लोगों ने मुझे रानी बनाकर बहुत बड़ी बेवकूफी की है। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। और फिर अगले ही दिन से शेषापरी का अत्याचार चालू हो जाता है। वो बाकी सभी परियों से नौकरानी की तरह बर्ताव करती है और जरा सी भी गलती होने पर वो उस परी के पंख काटकर उसकी सारी जादुई शक्तियाँ छीन लेती है। विशाखा परी, कुछ करिए, हमसे शेषापरी का ये अत्याचार नहीं सहा जा रहा। तुम सब ठीक कह रही हो परियों, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। जब तक वो शक्तिशाली जादुई छड़ी और जादुई ताज उसके पास है, तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाकी सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह ऐसा परी का अत्याचार दिनों दिन और भी बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन तो हद ही हो गया जब उसने विशाखा परी से कहा, बुढ़िया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बाकी परियों की तरह मैं तुम्हारे पंख भी काट दूंगी। शेषा बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम एकदम से इतना क्यों बदल गई? बदल तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान गई थी। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ की मौत का बदला लेकर रहूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर शेषापरी विशाखा परी की भी पंख काट देती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटी। जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। तेरी माँ के मरने का जितना दुख तुम्हें है उतना दुख मुझे भी है। बकवास बंद करो अपनी। तुम लोग ही मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार हो। तभी सोनपरी वहाँ आती है और अपनी जादुई शक्तियों से शेषापरी की माँ आराध्या परी की आत्मा का आवाहन करती है और तभी आराध्या परी की आत्मा वहाँ प्रकट होती है। शेषा, ये तुमने क्या किया? माँ देखो, मैंने सबसे आपके मौत का बदला ले लिया। खबरदार जो मुझे माँ कहा। तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। और तुमसे किसने कहा कि मेरी मौत की जिम्मेदार विशाखा परी है? वो तो मुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी। शर्म आती है मुझे। मैंने तुम्हें पैदा होते ही क्यों नहीं मार दिया? नहीं तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब सुनकर शेषापरी को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। रानी माँ, आप भी मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैं आप लोगों के माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। तभी राजमाता भी उधर से आ जाती है और राजमाता सभी पंख कटी परियों को जादुई उड़ने वाली लिपस्टिक देती है। परियों,
इस लिपस्टिक को लगाते ही आप सभी के पंख वापस आ जाएंगे और आप फिर से उड़ने लगोगी और आपकी सारी जादुई शक्तियाँ वापस आ जाएगी। फिर सभी परियां राजमाता द्वारा दिए गए लिपस्टिक को लगा लेती है और उनकी सारी जादुई शक्तियाँ वापस आ जाती है। फिर वो सभी पहले की तरह उड़ने लगती है। राजमाता, मुझे माफ कर दे। आज मैं इस दुष्ट की माँ ना होती तो आप सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। आराध्या परी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और शेषा परी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आप इन्हें भी माफ कर दे। शेषा के मन में जो ईर्ष्या थी वो खत्म हो चुकी है और फिर सभी परियां शेषा परी को माफ कर देती है और सोन परी को ही अगली रानी परी बनाया जाता है और फिर सभी परियां खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।